यस सर, पूछिए। ठीक है, बस उसी पर आते हैं। तो डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई गई थी? मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। ठीक है। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? सर बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये याद करें, किन दो शक्तियों के बीच में लड़ा गया था? नहीं याद है? अनिल बताओ, बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? बता रहे हैं सर, अंग्रेज और डच के बीच। डच को कब हुआ था? ये सर 1759 में। हाँ ठीक है, 1759 में, सही है। चलो, मतलब थोड़ा सा ऊर्जा का स्तर बढ़ा है पढ़ने का है? नहीं सर, अब पढ़ाई हो रही है सर। पढ़ाई ठीक है। चलो, तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको बताओ। सर चलो, जब मद्रास की स्थापना हुई थी, तो मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1639। हाँ, मतलब 39 ना। हाँ, और याद है कि संस्थापक कौन है? संस्थापक सर, संस्थापक संस्थापक कौन था? कहाँ बैठे हो तुम? आवाज बहुत आ रही है। ये सब 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है, एकदम व्यवस्थित हो गई, क्लास की तरह से मूड बना के बैठा कीजिए। हाँ, बताइए। मद्रास का संस्थापक भूल गए सर। भूल गए, इसका मतलब कि थोड़ा एक नहीं रिवीजन सर, इसका याद है सर, लेकिन अब क्या कहें, भूल। अच्छा, हम बोल रहे हैं, जैसे देखो, उसके बाद देखो, याद आ रहा है कि फ्रांसिस डे, तो लग रहा है कि हम सही बोल रहे हैं। अभी भी नहीं लग रहा है? नहीं सर। इसका मतलब तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। थोड़ा रिवीजन पर और बढ़ाओ ना। मेहनत सर, आवाज में अच्छा, चलो ठीक है, ये चलो ठीक, अच्छी बात है। हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करते करते। ये बताओ कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कब बना था? कलकत्ता में सर फोर्ट विलियम कलकत्ता में फोर्ट विलियम कब बना? नहीं याद आ रहा है? नहीं सर। चलो, राजकुमारी बताओ तो। राजकुमारी। यस सर। बताओ क्या, फोर्ट विलियम कब बना था? सर, इस कोलकाता की तो स्थापना 1697 ईस्वी में हुई थी। ठीक है सर, 1700 में हुआ था, भूल गए सर। हाँ, 1700 में हुआ था ना। 1700 में। तो अभी राजकुमारी, आपका प्रश्न ये बता दिए, तो राजकुमारी ये बताओ कि जो यहाँ पहले प्रेसिडेंसी बनी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सर चार्ल्स को। चार्ल्स आयर को ना। यस सर। चार्ल्स आयर को जो है यहाँ पर अध्यक्ष जो है बनाया गया था। तो यानी प्रेसिडेंसी का पहला जो अध्यक्ष हुआ वो ये बना ना। साक्षी। जी सर। मिठाई तैयार हो गया? हो रहा है सर। हो रहा है। जी सर। अच्छा बताओ, कौन से सूफी संत को सिद्ध कहा गया? किस सूफी संत को सिद्ध कहा गया? सर औलिया को। निजामुद्दीन औलिया को ना। जी सर। चलो, असम का चैतन्य किसको बोलते हैं? सर शंकर देव।
ठीक है। सत्यपीर आंदोलन किसने शुरू किया? हुसैन शाह सरकी ने जौनपुर। हुसैन शाह सरकी जौनपुर ना। जी ठीक है। एक शरण संप्रदाय किसका है? शंकर देव। हाँ, उन्हीं का एक शरण संप्रदाय या महानुभाव पंथ ना। एक शरण संप्रदाय या महानुभाव पंथ, ये है ना सर वो तो। एक ही चीज हुई। उसी को एक शरण संप्रदाय या निपख आंदोलन कौन चलाया है? दादू दयाल। दादू दयाल। अच्छा। पुष्टि मार्ग किसका है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का। अष्टछाप कौन है? वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल नाथ ने 8 कवियों का समूह बनाया था। हाँ, समूह बनाया था वो विठल नाथ ने ही। उसमें 4 शिष्य 2 वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य इनके थे। तो अगर पूछेगा कि अष्टछाप बनाया किसने, तो आंसर क्या होगा? विठल दास। हाँ, उसमें 8 कवियों का वो समूह होगा ना। और अष्ट दिग्गज कौन होगा? दिग्गज सर 8 हाथियों सर 8 दिशाओं में जो कवि थे। नहीं, जैसे ठीक है, चलो याद आ रहा है, ठीक है। अष्ट दिग्गज का सामान्य अभिप्राय क्या है कि भारतीय पौराणिक मान्यता ये है कि 8 दिशाओं में 8 हाथियां हैं, वही पूरे संसार का भार ढो रही हैं। तो उसी तरह से विजयनगर में 8 महत्वपूर्ण कवि थे जिनको माना गया कि विजयनगर का भार ढो रहे हैं, उन्हीं को अष्ट दिग्गज कहा गया। यानी कृष्णदेव राय के समय 8 कवियों का जो समूह है वो 8 कवियों का समूह इस रूप में देखा जा सकता है ना। ठीक है, इसका मतलब मेडुअल पे थोड़ा थोड़ा वर्कआउट हो रहा, सही है। प्रशांत, यस सर। पढ़ाई हुई है? कल वादा किए थे ना तुम कुछ? यस सर, ये जो मॉडर्न वाला वो वाला सब पढ़ रहे हैं और मिडाइवल वाला सर अच्छा, हमने। चलो ठीक है। मॉडर्न वाला कल वाला कवर किया है ना? यस सर। चलो थोड़ा सा बताओ। ये बताओ, गोवा को कब जीता गया था? सर 1510 में। किसने जीता था? सर अल्बुकार्क ने। अल्बुकर्क ने। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी है सर वो जो अल्मीडा था उसने सर अरब 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 के व्यापारियों को उन लोग का एकाधिकार समाप्त कर दिया, एक तरह से उनको वो व्यापार से ही बाहर कर दिया। उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं सर। हाँ, मतलब कि हिंद महासागर पर उसने जो मोनोपोली क्रिएट करी ना, यस सर। वो उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। बताओ, किस पुर्तगाली के समय जो सेंटर था, मेन सेंटर था, वो कोचीन से हटा करके गोवा कर दिया गया? नानू डी। हाँ ठीक है, ठीक, बस सही होगा। कुन्हा। नानो दी कुन्हा ना। यस सर। नानो दी कुन्हा। और कुन्हा। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? सर अल्बुकार्क को। अल्बुकर्क को। बताओ, डचों की एकमात्र बस्ती जो पूरी तरह से किलेबंदी थी, बस एक ही बस्ती में किलेबंदी थी, वो बस्ती का नाम क्या है? सर एक मिनट सर, सर याद था सर, अभी बताए। सर याद था अभी। हम नहीं जानते। अब देखो, दीदी को नौकरी मिल गई, भैया की जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए। क्यों प्रशांत? यस सर। दीदी की नौकरी मिलने के बाद भैया की जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए तुम्हारी ना। जी सर, जी सर। जिम्मेदारी का मतलब कि पढ़ाई की जिम्मेदारी, ये नहीं कि घर का खर्चा चलाना है। नहीं सर। हाँ, तो दिखना चाहिए ना कि और तुम सेंसिटिव हुए हो। जी सर। घर में कुछ अच्छा घर में कुछ अच्छा होता है तो कुछ अच्छा मेहनत माहौल बनता है, तो सकारात्मक चीजें होती हैं। तो कैसे बोल रहे हो, जल्दी बताओ। सर सर चौल तो नहीं था। नहीं, अब ऐसे बुलवाओगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं सर, हमको वो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कल आपने वो चावल कटवा के चौल कराया था। नहीं, वो गिल्ड्रिया ना, सर एकमात्र की बंदी उसी पुलिकट में ही, एक तरह से पुलिकट का बंदरगाह है जो मुख्य रूप से गिल्ड्रिया है जगह का नाम, वही एक तरह से उसको उन्होंने फोर्टिफाइड किया था ताकि पुर्तगाली वहां पर अटैक न कर सके ना। ठीक है, लेकिन थोड़ा
वर्कआउट और करते रहिए और तैयार हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। और भारत में फ्रांसीसी कंपनी का उद्भव विकास, ये पेज नंबर आप निकाल लीजिए, 14 नंबर पेज है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का उद्भव विकास। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो उद्भव विकास है, आप लोग सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए प्रशांत वगैरह, ताकि आवाज ना आए, डिस्टर्ब ना हो। तो ये भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी का उद्भव विकास है, ये थोड़ा सा हमको इस रेफरेंस में भी पढ़ना है कि ये जो उद्भव विकास है वो इस रूप में महत्वपूर्ण है कि ये एक तरह से क्या है, फ्रांसीसियों का आगमन, और फ्रांसीसियों के आगमन से एक तरह से क्या हुआ कि भारत में एक तरह से फाइनल मैच की शुरुआत हुई। यानी कहने का मतलब क्या है कि अंत में जो संघर्ष हुआ वो इंग्लिश वर्सेज फ्रेंच का हुआ। इन्हीं दोनों के बीच में एक तरह से फाइनल हुआ और अंत में इंग्लिश जो है सफल हुए। तो अब चूंकि दोनों टीमें फाइनल की हैं तो दोनों टीमें महत्वपूर्ण होती, जीत हार का अंतर बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बहुत एकदम से महीन होता है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रांसीसी कंपनी के उद्भव में ही उसके हार का भी कारण है, यानी उसका जो नेचर है वही उसके हार का कारण हुआ। तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में अंतर क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी में और फ्रांसीसी कंपनी में अंतर क्या है, तो पहले अंतर पे आइए। ईस्ट इंडिया कंपनी, पहला बिंदु लिखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में। यह कंपनी निजी स्वरूप की थी। यह कंपनी निजी स्वरूप की थी। और फ्रांसीसियों में लिखिए, यह सरकारी स्वरूप की थी। अब देखिए इसको, अब हम लोग को आंसर निकालना बहुत आसान हो गया, लिखना नहीं, पहले समझिए। अगर ये निजी स्वरूप की थी तो निजी चीजों में क्या होता है कि जो निर्णय होता है वो निर्णय जो होता है वो त्वरित होता है, और निर्णय जो होता है वो प्रभावी होता है। और ये भी कह सकते हैं कि उस निर्णय को प्रायः जो राजनीति है वो प्रभावित नहीं करती। निर्णय त्वरित होगा, प्रभाविता उसमें होगी, और राजनीति नहीं होगी। यहां पर क्या होगा, कोई भी अगर सरकारी काम होगा तो निर्णय थोड़ा क्या होगा, वो थोड़ा देरी से होगा। हो सकता है तो अच्छा निर्णय हो लेकिन देरी से हो। तो देरी से भी अगर निर्णय अच्छा होगा तो भी वो एक प्रकार का क्या होगा, वो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। दूसरा क्या है कि चूंकि इसमें देरी से होगी तो इसका मतलब इसका जो प्रभाव होगा वो समस्या क्रिएट कर सकता है। और तीसरा क्या है, क्योंकि इसमें राजनीति होती है, तो अगर राजनीति होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि योग्यता का उल्लंघन हो जाए। जैसा कि डुप्ले के केस में हुआ कि अगर वहां पर डुप्ले वाला केस रहा होता और ब्रिटिश रहे होते तो डुप्ले को हटाते नहीं, बल्कि डुप्ले को और वो लोग सपोर्ट करते, एक आध सेनापति को और भेज देते तो डुप्ले सफल होता। यहाँ पर क्या हुआ, बिना सोचे समझे फ्रांसीसियों ने क्या किया, डुप्ले को वापस किया। और डुप्ले को जिन लोगों ने भी रिप्लेस किया, चाहे वो गाडेहू हो चाहे काउंट लाली हो, और कोई रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं हुआ जो डुप्ले के बराबर का हुआ। और अंत में जो है वो फ्रांसीसी कंपनी, इस कह सकते कि भारत की जो साम्राज्य, भारत में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया थी उसकी होड़ से बाहर जाती है। तो ये जो इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक रूप से इसका निर्माण हुआ था, आप इसको व्यवहार से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई भी सरकारी काम होगा तो उसमें जैसे आप नौकरी पा जाएंगे ना तो आपकी फाइल जाने में ही 8 महीना लग जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि आप लोक सेवा आयोग में जाएंगे कि अरे हमारी वाली फाइल अभी नहीं पहुंची, क्या बोलेंगे, भैया आप खुद ही चले जाइए लखनऊ, अब आप सचिवालय चले जाइए। सचिवालय जाइए, सचिव से मिलिए, यूडीए से मिलिए, तमाम तरह का ऐसी चीजें भी करना पड़ता है जो नौकरी से पहले ही आपको भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व करेगा, और आप खुद जाकर के करिए। तो कहीं कहीं सरकारी का मतलब ही हो गया कि हाँ उसमें खींचातानी होने लगी, तमाम तरह की चीजें। राजनीति में कभी कभी एक चीज और होती है कि वहां पर योग्यता बहुत मतलब नहीं रखती है, उनका गुड़ा गणित ना, वो कौन किस पर प्रभाव डालेगा, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है,
तो वहां पर नियुक्तियां जो होंगी उस रूप में अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा कि वहां पर योग्यता जो है महत्वपूर्ण होगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, निर्णय जो होता है हमेशा त्वरित होता है, और कभी भी कोई भी निर्णय गलत नहीं होता है। समय बताता है कि निर्णय सही है कि गलत है। तो निर्णय का स्वभाव है कि त्वरित होना ही चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डिसीजन आता है कि फला व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाता है, और वो निर्णय 28 साल बाद आया है और पता चला कि बीच में ही आदमी क्या है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो पहले ही से बरी हो चुका है। तो उस निर्णय का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ बेसिक हमको ये देखना है कि बेसिक रूप से ही अंतर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी वो इस रूप में मजबूत होगी कि निर्णय की प्रक्रिया उसके हाथ में है, प्रभाविकता उसके हाथ में है, राजनीति से मुक्त होकर के प्रयास करेंगे। यहां तक कि कभी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो राजनीति उनके सकारात्मक रूप से सहयोग करेगी। फ्रांसीसी कंपनी में क्या होगा, एक तो सरकारी कंपनी है, निर्णय आने में देरी से होगी, और जो निर्णय लिए जाएंगे वो भी बहुत प्रभावी नहीं रहेंगे, और ये जो बेसिक नेचर है वो कहीं ना कहीं से समस्या क्रिएट करेगा। तो अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी में नंबर 2 बनाइए, बी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी निजी स्वरूप की थी, अतः उसके निर्णय त्वरित, प्रभावी एवं राजनीति से प्रायः मुक्त होते थे। राजनीति से प्रायः मुक्त होते थे। इसका प्रभाव उनकी सफलता पर देखा जा सकता है। इसका प्रभाव उनकी सफलता पर देखा जा सकता है। इसका प्रभाव उनकी सफलता पर देखा जा सकता है। उनकी सफलता पर देखा जा सकता है। फ्रांसीसी कंपनी में आई। फ्रांसीसी कंपनी का गठन सरकारी स्तर पर हुआ था। सरकारी स्तर पर हुआ था। यही कारण है कि उसके निर्णय ना तो त्वरित हुए और ना ही ना तो त्वरित हुए और ना ही प्रभावी हुए। ना तो प्रभावी हुए। तो यानी बेसिक स्तर पर जो नेचर है वो नेचर जो है वो सफलता को वहां पर तय कर रहा है, और बेसिक स्तर पर ये समस्या हुई कि हाँ जो इनका गठन है उस गठन में ही सफलता और असफलता के तत्व जो है वो जुड़े थे। अब आ जाइए फ्रांसीसी सत्ता का उद्भव विकास। और फ्रांसीसी सत्ता का उद्भव विकास देखने से पहले बस थोड़ा सा 5 मिनट में देखिए कैसे एकदम आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। फ्रांसीसियों को पढ़ना बहुत हम लोगों को दिक्कत नहीं करना है। देखिए फ्रांसीसी भी अंग्रेजों की तरफ से शुरू करते हैं। देखिए लगभग ना 2 हारने वालों के बीच में जो
अंतिम रूप से पहुंचते हैं, लगभग लगभग सिमिलरिटी रहती है। मैंने पहले कहा कि हार और जीत के बीच में जो रेखा है ना, बहुत पतली रेखा है। उसी तरह से आजकल का कंपटीशन हो गया है कि ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप खराब हैं। पहले क्या होता था, सिलेक्शन में 2 लोग होते थे, एक अच्छा होता था, एक खराब होता था, जो नहीं होता था वो खराब होता था। अभी क्या है, परीक्षा देने वाले ना 10% बच्चे में 10% बहुत अच्छे हैं या सब अच्छे हैं। अब उसमें क्या है, कौन सबसे अच्छा है, बस कैटेगरी थोड़ी चेंज हो गई। ऐसा नहीं कि आप नहीं हैं तो इसका मतलब खराब है। अब क्या है कि अब लड़ाई अच्छे और खराब के बीच में नहीं, अच्छे और अधिक अच्छे के बीच में। दोनों का लगभग लगभग नेचर सेम ही होता है, बस कहीं अगर एक आध क्वेश्चन आप सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिए, वो आदमी संभाल ले गया, हो गया। हाँ, कभी कभी आप अतिरिक्त दबाव ले लेते हैं, वो भी नुकसान करता है। आप लोग को याद है फ्रांस का ब्राजील का वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था और रोनाल्डो ने क्या किया, रात में इतनी नींद की दवा खा गए कि सुबह पैर ही नहीं चल रहा है। बाद में पता चला कि ये तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, बाद में उन्होंने खुलासा किया। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपने वहां पर रोनाल्डो के क्वेश्चन मार्क है, वो महानतम खिलाड़ी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उस दिन वो अतिरिक्त दबाव कि मैं फाइनल के लिए क्या कर जाऊंगा, नींद नहीं आ रही है, तमाम तरह की चीजें हुई और एक नकारात्मक चीज उनको फिर वो लेके गई। तो ऐसा नहीं कि वो खराब है। तो वही पर यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ना कि जो ब्रिटिश पैटर्न होगा ये पैटर्न सेम होगा। प्रमाण देखिए, याद आ रहा है आप लोगों को अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में, ये देखिए फ्रांसीसियों की भी पहली फैक्ट्री कहाँ पर, सूरत में। दोनों का पैटर्न सेम हुआ, ये भी सूरत में है, ये भी सूरत में। फिर हम लोगों ने देखा था कि इंग्लिश जल्दी ही रीड करते हैं कि पश्चिम वाले से उनका काम होना नहीं है। जैसे वो जल्दी से रीड करते हैं और तुरंत तो भागते हैं कि इधर की ओर, ये पूरब की ओर, पूरब की तरफ आते हैं। याद आ रहा होगा आपको, गोलकुंडा, मैद्रास और फिर बंगाल की तरफ भागते हैं। सेम लगभग पैटर्न है। देखिए ये सूरत से, सूरत के बाद सीधे आप आ जाइए, ये मसूलीपट्टनम, ये इनका बंदरगाह, यानी ये भी ठीक इसी की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये पांडिचेरी, ये ना उनका भी देखिए, गोलकुंडा ऊपर, गोलकुंडा ऊपर, मद्रास ना, मद्रास के ठीक बगल में क्या पांडिचेरी, वो भी देखिए पहले गोलकुंडा गए फिर नीचे आए मद्रास, उधर देखिए मसूलीपट्टनम फिर पांडिचेरी। और देखिए वहां पर क्या हुआ था, गोलकुंडा, मद्रास, फिर बंगाल की तरफ भागे। ठीक वही देखिए यहाँ पर, ये मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी और ये देखिए इस चंद्रनगर, देख रहे हैं। अब आप देखिए यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको फायदा होता है। इसका मतलब ये सूरत में है, फिर मसूलीपट्टनम में है, फिर ये पांडिचेरी में है और फिर ये बंगाल में। अब आप खुद समझिए कि देखिए अंग्रेजों का पैटर्न और इनका पैटर्न, दोनों का पैटर्न लगभग लगभग सेम है कि नहीं सेम है। और उससे जैसे आप बिना डेट याद किए, जैसे मान लीजिए सूरत की कंपनी है, इस 68 में ये आई, ठीक है, मसूलीपट्टनम 69 में आया, पांडिचेरी 73 74 के अंतर्गत आया और ये 1690 में आया। तो कभी कभी क्या करता है कि उनकी फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना का क्रम पूछता है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे इंग्लिश पैटर्न है सेम पैटर्न वही होगा। सूरत से शुरुआत करते हैं, वही मसूलीपट्टनम में आते हैं ना, मसूलीपट्टनम वही गोलकुंडा का बंदरगाह, और फिर वो थोड़ा नीचे आते हैं मद्रास 1632 1639, 1632 1639, और उसके बाद फिर वो बंगाल की तरफ भागते हैं। ये भी देखिए ये बंगाल की तरफ भाग रहे हैं और चंद्रनगर में यहाँ बस्ती की स्थापना होती है। बस वही जो सूक्ष्म अंतर होगा, खासकर जो कंपनी की स्थापना में जो सूक्ष्म अंतर है, नेचर है, वही नेचर जो है फ्रांसीसियों को पीछे कर देगा और अंग्रेजों को जो है वो आगे लेके चलेगा। सही मायने में पूरा का पूरा फ्रांसीसियों का काम आपका खत्म है।
बस इसी तरह से क्वेश्चंस आना है। अब आप ये कि इस चीज को कितना आप समझ लेते हैं कि हाँ हमको इसी तरह से करना है। दूसरा ये इस तरह से समझना है तो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट और फ्रांसीसी कॉन्सेप्ट, देखिए व्यक्ति नहीं आगे जाता है, विचार की प्रक्रिया आगे जाती है। तो दोनों के विचार की प्रक्रिया ऑलमोस्ट सेम है। फिर विचार की प्रक्रिया के साथ साथ जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो छोटे छोटे मुद्दे भी हमको आपको एक तरह से स्थापित करते हैं। तो इसीलिए ये सब परीक्षा में मत सोचा कीजिए कि हम तो बहुत तेज हैं, ये है वो, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। आप ये सोच के रहा कीजिए कि आपके जैसे बहुत से ढेर सारे अच्छे बच्चे हैं। अब वहां पर कौन आगे जाएगा? नॉलेज नहीं ले जाएगा। नॉलेज लगभग 10 लोगों के बराबर है, सिलेक्शन एक का होगा। वो एक का जो सिलेक्शन होगा वो आप कैसे होंगे आप जानिए। दबाव कम लीजिए, तनाव कम से कम रखिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभ्यास की मात्रा बढ़ा दीजिए। और अगर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आपका है तब तो फिर सबसे बेहतर है, क्योंकि रटने वाला चीज कभी कभी कंफ्यूजन में जा सकता है, लेकिन समझने वाली चीज कंफ्यूजन में नहीं जा सकती। अब इसी चीज को हम आपको फैक्चुअल रूप में, ये तो पूरा चीज हो गई। अब एक एक चीज को आपको देखिए, बस अंडरलाइन करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। चलिए देखिए, ये जो फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो हुई है वो 1664 में हुई है। और जब 1664 में यह स्थापना हुई है तो यहाँ का जो शासक है उस शासक का नाम क्या है? उस शासक का नाम लुई 14 है। अभी 14 है कि 15 है कि 16 है, कभी कभी भूल जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला और लास्ट वाला डिजिट इसका है लुई 14। और इसका जो मंत्री है वोल्बर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। इसमें आगे बढ़ाइए। अर्थात फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य स्वभाव, फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य स्वभाव सरकारी उपक्रम वाला था। सरकारी उपक्रम वाला था। सरकारी उपक्रम वाला था। सरकारी उपक्रम वाला था। उपक्रम वाला था। अब देखिए, ये फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई है 1668, और इनकी पहली फैक्ट्री ये हुई। तो ध्यान क्या रखना है कि इसकी पहली फैक्ट्री क्या होगी, एकदम अंग्रेजों के पैटर्न पे चलेगी। तो उनकी भी पहली फैक्ट्री सूरत में थी, तो इनकी भी पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी? सूरत में थी। और इस सूरत की फैक्ट्री को जो स्थापित किया उसका जो मुख्य नाम है, उसका जो नाम है उसको बोलते हैं क्या? फ्रांसिस केरो। फ्रांसिस केरो, यानी सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई जिसमें मुख्य योगदान फ्रांसिस केरो का था। फिर वो तुरंत से देखिए उनका कन्वर्जन हुआ, वो भी इसकी तरफ आना प्रयास करेंगे। और 1669 ठीक 1 साल बाद ये मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित हुई। मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई, और इसमें मुख्य योगदान जो था वो मैकरा का था। मैकरा का मुख्य योगदान था। अब देखिए 1674, 73-74 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी साल पांडिचेरी की स्थापना हुई। और ये जो पांडिचेरी की स्थापना हुई, इसमें मुख्य योगदान जो था वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रेंको मार्टिन। मुख्य योगदान फ्रेंको मार्टिन का था। और यहां पर एक किला बना था, उस किला को लुई किला ना, या फोर्ट लुई के नाम से जाना जाता है। फोर्ट लुई के नाम से जाना जाता है। कंपनी द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की गई और यहाँ एक किले का निर्माण कराया गया जिसे फोर्ट लुई कहा गया।
और इसका संस्थापक कौन है? फ्रैंको मार्टिन। उसके बाद देखिए अब बंगाल की तरफ आएंगे, चंद्रनगर में स्थापना होगी और यहां पर भी एक किला बनेगा, उस किला को बोला जाएगा फोर्ट ओरलियंस। की स्थापना। फोर्ट ओरलियंस, फोर्ट ओरलियंस। और 1701 इस रूप में महत्वपूर्ण है कि जितनी बस्तियां थी पांडिचेरी को सबका मुख्यालय बना दिया गया। पांडिचेरी को सबका मुख्यालय बना दिया गया। अब यहां पे 1731 डुप्ले को चंद्रनगर का प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। अब यहीं पर आगे लिखिए, डुप्ले के आगमन के बाद फ्रांसीसी शक्ति का चरम विकास होता है। फ्रांसीसी शक्ति का चरम विकास होता है। फ्रांसीसी शक्ति का चरम विकास होता है। चरम विकास होता है। चरम विकास होता है। का चरम विकास होता है। और डुप्ले द्वारा ही पहली बार सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई। अर्थात उसी ने पहली बार भारतीय राज्यों को धन के बदले सेना मुहैया कराया। बाद में इसी का विकास लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। और सहायता के बदले क्षेत्र की मांग की गई। सहायता के बदले क्षेत्र की मांग की गई।
तो मतलब यहाँ ये ध्यान देना है कि सहायक संधि की प्रणाली जो शुरू किया था वो डुप्ले ने ही शुरू किया था। बस डुप्ले का क्या था कि पैसा और सेना, उसी को उसने चेंज कर दिया। वेलेस्ली ने उसने कहा नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, उसकी जगह क्या चाहिए, जमीन चाहिए। तो यानी भूमि और सेना ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हो गया। उसी में आगे बढ़े, डुप्ले के बाद होने वाले परिवर्तनों से, डुप्ले के बाद होने वाले परिवर्तनों से कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि शुरू हुई, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुआ। इस कर्नाटक युद्ध के 3 चरण देखे जा सकते हैं। इसी को एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा के नाम से भी जाना जाता है। इसी को एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा के नाम से भी जाना जाता है। इसी को एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा के नाम से भी जाना जाता है। एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए आइए कर्नाटक युद्ध। अब यहाँ पर ब्रीफली आपको देखना है, बहुत डिटेल यहाँ पर नहीं है, जो मेन चीजें होती हैं जहां से प्रश्न आता है जिस तरह से, उसी चीज को आपको देखना है। कर्नाटक युद्ध क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उन्हीं चीजों को हम लोग को देखने का प्रयास करना है। तो कर्नाटक युद्ध में हम लोग सबसे पहला चीज देखते हैं कि ये जो पहला चरण है ना, तो ये जो पहला चरण है ये मुख्य रूप से कब चला, तो पहला चरण जो हुआ है वो 1746 से लेकर के और 48 के बीच में चला। ठीक है, इसमें साथ साथ बनाते चलिए। फिर इसमें देखिए 2 चीजें हैं, एक वास्तविक कारण, एक तात्कालिक कारण। तो वास्तविक कारण में लिखिए ऑस्ट्रिया का गृह युद्ध, और तात्कालिक कारण लिखिए एक अंग्रेज सेनापति द्वारा फ्रांस के युद्धपोतों पर अधिकार करना। फ्रांस के युद्धपोतों पर अधिकार करना। जैसे देखिए उस समय क्या था कि विश्व स्तर पर 2 शक्तियां महत्वपूर्ण थी, एक इंग्लैंड की शक्ति थी और एक फ्रांस की शक्ति थी। और दोनों शक्तियों का मुख्य स्वरूप क्या है कि अगर किसी एक बिंदु पर, अगर एक जगह पर फ्रांस खड़ा है तो इंग्लैंड उसके विरोध में ही जाके खड़ा होगा। ऑस्ट्रिया का गृह युद्ध हुआ, फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वॉलपोल तटस्थता की नीति पे रहता है, शुरुआत में वो हस्तक्षेप के मूड में नहीं है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के गृह युद्ध में वो
शामिल हो जाता है। यानी अब ऑस्ट्रिया में क्या हुआ, यहाँ पर ऑस्ट्रिया में दो पक्ष हो गए और दोनों पक्षों में आमने सामने आ गए कौन, इधर से इंग्लिश और इधर से फ्रेंच। अब इस युद्ध का, बाहर के युद्ध का ये विस्तार, ये भारत में भी देखने को मिलता है। यानी सीधी सी बात है कि भारत में भी दोनों के बीच में तनातनी देखने को मिलेगी। नहीं जैसे होता क्या कि गांव में कभी कभी हुआ क्या कि घर पर झगड़े हुए और घर के झगड़े हुए और उसके बाद फिर क्रिकेट मैच होने लगा, तो क्रिकेट मैच होने लगा तो हमारे और आपके बीच में झगड़े हुए हो तो आप रन नहीं ले रहे हो तो भी हम थ्रो मार देंगे, आपके पैर पर मार देंगे और तेजी से मार देंगे ना। लोग वो कहेगा भी कि क्यों मारे, बोले तुम, हम तो मारेंगे, हम तो मार सकते हैं, थ्रो तो हम मार ही सकते हैं। कहने का मतलब कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि दूसरी घटनाओं को वो फोर्स करती हैं ना, क्या कह सकते हैं, क्या इंस्पिरेट करती हैं, एक तरह से जनरेटर के रूप में काम करती हैं, मोटर के रूप में काम करती हैं। तो यानी ऑस्ट्रिया गृह युद्ध का ही तनातनी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एक अंग्रेज सेनापति फ्रांस के युद्धपोतों पर अधिकार कर लेगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसी संकट को लेकर के फिर संकट आएगा और ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यहाँ भी संघर्ष की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और फ्रांस की प्रक्रिया इसलिए भी शुरू हो जाएगी कि यहाँ का इस समय गवर्नर कौन है, डुप्ले, और मॉरिशस वाले के साथ बुला लेगा, वो मॉरिशस वाले को भी बुला लेगा। तो डुप्ले और मॉरिशस वाले दोनों मिलकर के इसका जवाब वो देंगे ना। तो यहाँ पर नीचे हेडिंग डालिए, मुख्य घटनाक्रम। मुख्य घटनाक्रम नंबर 1, ब्रिटिश प्रतिक्रिया में पांडिचेरी की गवर्नर डुप्ले, पांडिचेरी की गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर की सहायता से, मॉरिशस के गवर्नर की सहायता से अंग्रेजों को पराजित किया और मद्रास पर अधिकार कर लिया, मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास पर अधिकार कर लिया। दूसरा नंबर, अब इसको समझिए, ये जो मद्रास पर अधिकार हुआ, अब यहां पर मद्रास को अधिकार ने ही इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाया। जब ये मद्रास पर अधिकार किया गया तो जो ये मॉरिशस का गवर्नर है उसका ये कहना है कि धन लेकर मद्रास को अंग्रेजों को सौंप दिया जाए, और एक संधि के माध्यम से उसने मद्रास को अंग्रेजों को सौंप भी दिया, उसने उनसे संधि कर लिया और मद्रास को उसने सौंप दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो भारत का गवर्नर है डुप्ले, वो महत्वाकांक्षी शासक है और वो चाहता है कि मद्रास पर हमारा पूर्ण अधिकार हो। और यहाँ पर क्या है, ये जो मॉरिशस का गवर्नर है लाबोर्डो उसने क्या किया कि धन लेकर मद्रास को यहाँ पर संधि के तहत वापस कर दिया, और इसने क्या किया कि इस मद्रास पर पुनः आक्रमण कर दिया और इसको फिर से जीत लिया। अब समस्या और बढ़ जाएगी, समस्या और बढ़ जाएगी। तो मद्रास का जो विवाद हुआ, वो मद्रास का विवाद क्या हुआ कि मद्रास पर जो फ्रांसीसी खेमा है उसमें दो भाग हो गया। मॉरिशस का गवर्नर ने अंग्रेजों से संधि करी, मद्रास अंग्रेजों को दी, लेकिन डुप्ले ने क्या किया कि मद्रास पर पूरा अधिकार कर लिया। इसका मतलब क्या, घटनाक्रम यहीं पर रुकेगा नहीं, घटनाक्रम और आगे बढ़ेगा। तो दूसरे में बना लीजिए मद्रास विवाद। मद्रास को लेकर के
एक आध दो लोग वीडियो ऑन करके रखा कीजिए ताकि जिससे पता चले कि हाँ ठीक है चल रहा है सब चीज। देखिए मद्रास विवाद मद्रास की विजय के बाद उसकी भविष्य पर फ्रांसीसी खेमा दो भागों में बट गया। फ्रांसीसी खेमा दो भागों में बट गया। डैश पहला, मद्रास के गवर्नर ने सॉरी मॉरिशस के गवर्नर ने एक संधि के माध्यम से मद्रास अंग्रेजों को दे दिया। मॉरिशस के गवर्नर ने एक संधि के माध्यम से मद्रास अंग्रेजों को दे दिया। दूसरा, डुप्लेस पर पूर्ण अधिकार चाहता था। डुप्लेस पर पूर्ण अधिकार चाहता था। डुप्लेस पर पूर्ण अधिकार चाहता था और उसने मद्रास को पुनः जीत लिया। पुनः जीत लिया। अब देखिए ये घटनाक्रम ना एकदम सांप सीढ़ी की खेल की तरह से बढ़ता जाएगा। अब जब ये अधिकार कर लेगा तो अब कर्नाटक का नवाब जगेगा और एक युद्ध होता है और उस युद्ध को बोलते हैं सेंट टोमे का युद्ध ना। तो अगला हेडिंग उसी में डालिए, सेंट टोमे का युद्ध। सेंट यानी संत, टोमे का युद्ध, ये चेन्नई के पास माइलापुर, चेन्नई के पास माइलापुर, सेंट टोमे का युद्ध, संत टोमे का युद्ध जगह का नाम है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि मद्रास वाले मुद्दे पर अब यहां पे फ्रांस और कर्नाटक का शासक ये दोनों आपस में भिड़ गए। कर्नाटक के शासक ने महफूज खान को भेजा। यहाँ पर डुप्ले का सेनापति कौन है? पैराडाइज। और यहाँ पर पैराडाइज सफल होता और पैराडाइज की सफलता के बाद डुप्ले अपने जीवन के क्या है, एकदम एपेक्स पे है, चरम पर है। यानी पूरे दक्षिण भारत में जो इंग्लिश शक्ति है वो टॉप पर है। एकदम फाइनल मैच की तरह ही ड्रामा होता है, जैसे ना बीच बीच में कभी कभी लगता है कुछ टीम की हाँ ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ये निकाल ले जाएंगे। तो यहाँ देख करके अगर यहाँ की कंडीशंस पे आप खड़ा होकर विश्लेषण करेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर फ्रांसीसी ही भारत में सफल होने जा रहे हैं। फ्रांसीसी यहाँ पर, अंग्रेज यहाँ पर लगभग दब गए हैं। तो सेंट टोमे के युद्ध में कर्नाटक के शासक को किसने पराजित किया? पैराडाइज ने किया। सेंट टोमे का युद्ध लिखिए, सेंट टोमे वर्तमान में चेन्नई, सेंट टोमे वर्तमान में चेन्नई, चेन्नई में स्थित है। यहां पर फ्रांस के सेनापति पैराडाइज ने फ्रांस के सेनापति पैराडाइज ने के सेनापति पैराडाइज ने कर्नाटक के शासक के सेनापति महफूज खान को, कर्नाटक के शासक के सेनापति महफूज खान को पराजित किया।
इस प्रकार से फ्रांसीसी सत्ता अपनी चरम पर पहुंच गई। फ्रांसीसी सत्ता अपनी चरम पर पहुंच गई। फ्रांसीसी सत्ता अपनी चरम पर पहुंच गई, परंतु ये सापला की संधि ई सापला की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया का गृह युद्ध समाप्त हुआ। ऑस्ट्रिया का गृह युद्ध समाप्त हुआ और मद्रास पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के इस चरण में अगर देखेंगे कि भारी कौन पड़ रहा है, तो भारी जैसे पड़ेगा वो फ्रांसीसी। दूसरे चरण में भी लगभग 70% क्षेत्रों में क्या है, वो 70% चरण में वो फ्रांसीसी भारी रहेंगे ना। लेकिन जैसे नहीं अंतिम का 4 ओवर होता है, पता चला कि हार्दिक पांड्या, क्या नाम है उनका, वो वेस्ट इंडीज वाले खिलाड़ी पोलार्ड, वो आगे पता 4 ओवर में 62 रन बनाना है, वो 3 ओवर में बन गया। वो लगभग वही स्थिति होती है। देखिए 3 चरण का युद्ध हुआ। पहले चरण में फ्रेंच जो है वो भारी हैं, दूसरे चरण के भी निर्णायक क्षणों में लगभग भारी हैं, और डुप्ले के वापस जाने के बाद फिर वो कमजोर पड़ना शुरू होते हैं, और वहां से फिर अंग्रेजी सत्ता जो है वो भारी पड़ना शुरू होती है। तो पहले चरण में कुल मिला जुला के कि हम लोग की काम की चीज क्या है, पहले चरण में जो परीक्षा में जैसे जहां से आता रहता है, तात्कालिक कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा, सेंट टोमी का युद्ध क्या हुआ, किसके किसके बीच हुआ, सेनापति कौन है वो, और फाइनली संधियों पे खूब पूछता है। जैसे बस ऐसे भी पूछ लेगा, एला सापला की संधि संबंधित है किस चरण से, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे ये शब्द शुरू हुई है ए, हम ए को 1 भी कह सकते हैं, यानी किस चरण का भाग होगा, ये पहले चरण का भाग होगा। तो इस तरह से भी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। या प्रथम चरण की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई, तो यानी कुल मिला जुला के जो प्रथम चरण है वो बाहर से प्रभावित होता है, बाहर की जो गतिविधियों ने शुरू कराया, अब बाहर की गतिविधियों ने ही इसको बंद कराया, और इस तरह से ये जो संधि हुई, संधि के माध्यम से ये समाप्ति हुई युद्ध की। लेकिन ये संधि जो हो रही है, जो समाप्ति हो रही है, वो क्या है, वो अस्थायी समझौता है, क्योंकि दोनों के दिमाग में क्या हुआ है, युद्ध बना हुआ है। वो जानते हैं कि या तो फ्रेंच या तो इंग्लिश, या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच। इसीलिए भारत में जहां भी एक तरफ इंग्लिश खड़े होंगे, दूसरी तरफ फ्रेंच अपने आप आके खड़े हो जाएंगे, या यदि अगर फ्रेंच हैं तो इंग्लिश आके खड़े हो जाएंगे। तो दूसरे चरण में जो है वो कोई भी बाहर की समस्या नहीं आई, अंदर की समस्या ने ही दोनों के बीच में संघर्षों को जीवित रखा। तो आइए तो दूसरा चरण, अब दूसरे चरण को थोड़ा समझ लीजिए, अब फिर उसको मैं लिखवा भी दूंगा। पहले थोड़ा सा इसमें है क्या कि बहुत राजनीतिक घटनाक्रम इधर से उधर गोलमोल होता है, हालांकि क्वेश्चंस वहां पर नहीं बहुत महत्वपूर्ण उसमें है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हल्का सा बनाना है 1-2 मिनट में। अब देखिए यहाँ पर देखिए समस्या क्या होती है दूसरे चरण में। पहली चीज क्या है कि दूसरे चरण का जो कारण है वो यहीं का कारण है, चाहे वो दक्षिण की परिस्थिति है। अब दक्षिण में या तो दक्कन या निजाम की समस्या हो, या तो कर्नाटक की समस्या हो। तो हम लोग देखते हैं कि ये समस्या कैसे होगी और कैसे कैसे ये समस्या कारण बनेगा। दक्कन की समस्या क्या है, यहाँ पर उत्तराधिकार का संकट चल रहा है, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही कि शासक जो है वो कौन बनेगा, ये मुजफ्फर जंग बनेंगे
ये वो नासिर जंग बनेंगे। और कर्नाटक में समस्या क्या है कि ये चंदा साहब और अनवरुद्दीन की समस्या है। तो हल्के में ये जानते हैं कि आखिरकार समस्या क्या है। समस्या ये है कि ये चंदा साहब, ये अनवरुद्दीन, तो वर्तमान में शासक कौन है? वो अनवरुद्दीन है। चंदा साहब कौन है? चंदा साहब इनके दामाद है ना। तो अनवरुद्दीन को शासक, निजाम आकर के शासक इसको बना देता है और चंदा साहब को गिरफ्तार करके ले जाएगा। तो अब यहाँ पर घाटा में कौन है? चंदा साहब। तो हारा हुआ व्यक्ति हमेशा किसी न किसी का सहारा खोजता है। तो चंदा साहब वो देख रहे हैं कि हमको कोई अगर ऐसा आदमी मिल जाए जो हमको सपोर्ट करे, तो जब हमको सपोर्ट करेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर फ्रांसीसी आकर के खड़े हो जाएंगे। तो यानी अगर चंदा साहब के सपोर्ट में फ्रांसीसी आ गए तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अपने आप आके कौन खड़ा हो जाएगा? वो इंग्लिश खड़ा हो जाएगा। जिसने आजकल का जैसे माहौल क्या है कि अगर कहीं एक जगह अमेरिका खड़ा है तो दूसरी जगह रूस आके खड़ा हो जाएगा। या ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर एक जगह भारत होगा तो दूसरी जगह पाकिस्तान अपने आप चला जाएगा। वो गुट बनाने की जरूरत नहीं, बस एक जगह भारत खड़ा रहे तो पाकिस्तान वहां पर खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये कर्नाटक की समस्या होगी। कर्नाटक की समस्या में चंदा साहब की तरफ से फ्रांसीसी आ जाएंगे और ये यहाँ पर अनवरुद्दीन आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर इस समय शासक, यहाँ पर नासिर जंग शासक है ना। तो ये जो आसफ जा है उसका बेटा है, लेकिन इस बेटा के बेटा ने चुनौती दी। मुजफ्फर जंग उसका पोता है, नाती है। यानी नासिर जंग की सत्ता को चुनौती मुजफ्फर जंग ने दिया, जो उसका क्या है, पिता का मतलब उसका बेटा है, उसी ने उसको चुनौती दे दिया और वो चाहता है कि वो शासक है। इसका मतलब सीधा सी बात है कि मुजफ्फर साहब की तरफ आकर के फ्रांस वाले खड़े हो जाएंगे, इधर फिर इंग्लैंड वाले खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, गुट बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही गुट बनना शुरू होता है तो गुट हमेशा क्या करता है, विवादों को जन्म देता है और उस समस्या को क्रिएट करता है। और वही चीज होगी। तो यानी जो दक्षिण की परिस्थितियां हैं, उन दक्षिण की परिस्थितियों ने ही समस्या को जन्म दिया और उसी में आकर के ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। बस इसको सिंपल में लिखिए थोड़ा सा। दक्षिण की परिस्थितियों ने ही दूसरे चरण की भूमिका तैयार की। यहां भी प्रारंभिक चरण में फ्रांस के समर्थन की सत्ताएं सफल रहती हैं। फ्रांस की सत्ताएं सफल रहती हैं। परंतु फ्रांसीसी तिरुचिरापल्ली को जीतने में सफल नहीं हो पाते हैं। और किसको जीतने में सर? तिरुचिरापल्ली को जीतने में सफल नहीं हो पाते हैं। और इसी के बाद डुप्ले को हटा दिया जाता है और उसकी जगह गाडेहू को गवर्नर जनरल बनाया जाता है।
गवर्नर बनाया जाता है। यही परिस्थिति बाद में फ्रांसीसियों के लिए नकारात्मक साबित होती है। फ्रांसीसियों के लिए नकारात्मक साबित होती है। नकारात्मक साबित होती है। अंततः पांडिचेरी की संधि के माध्यम से पांडिचेरी की संधि के माध्यम से दोनों पक्षों में संधि हो गई या दोनों पक्षों में युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है कि युद्ध माइंड में तो चल ही रहा है। माइंड में चलने का मतलब क्या है कि इस युद्ध का एक अंतिम परिणाम आना ही आना है, बिना उसके तो मानेंगे नहीं। दोनों में से कोई एक ही है। जैसे फाइनल चल रहा है तो क्या होता है, कभी कभी तो इतना तक संघर्ष होता है कि मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर होगा, और सुपर ओवर भी नहीं होगा तो सिक्का उछालना है। कहने का मतलब क्या है कि अब ये युद्ध ऐसा है कि ये डिसाइड करेगा ही कि किसको रहना है किसको जाना है, तो यानी इसका निर्णायक प्रभाव होना ही होना है। तो तीसरा चरण जो है वो पहले चरण का रिप्लिका है। पहला चरण क्या था? पहले चरण में बाहर में कुछ घटनाएं घटी और अंदर में प्रभाव पड़ा। ठीक उसी तरह से तीसरा चरण में क्या हुआ कि युद्ध शुरू हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध 7 साल तक चला, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इसमें एक तरफ कौन है? इंग्लैंड है और एक तरफ फ्रांस है। पहला चरण और तीसरे चरण को सेम पैटर्न पे याद करिए। वहां पर ऑस्ट्रिया का गृह युद्ध था, यहाँ सप्तवर्षीय युद्ध था। वहां पर भी जो मुख्य रूप से शुरुआत में आक्रामक कार्रवाई किसने की थी? तो आक्रामक कार्रवाई जो थी अंग्रेजों ने की थी। यहाँ पर भी आक्रामक कार्रवाई कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। और जो क्लाइव और वाटसन है ये लोग फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लेंगे। अब सीधा सा बात क्या है कि अब ये अंतिम मैच है, ये फाइनल मैच है, और ये जो फाइनल मैच है ये लड़ा गया कहां पर? ये वंडीवास। अब इसके बाद फ्रांसीसियों को लड़ना ही था, और वंडीवास ये पांडिचेरी के पास एक गांव, यहां पर युद्ध लड़ा गया। ये अंग्रेज सेनापति आयरकूट है, ये लड़ेगा, और यहां पर फ्रांसीसी सेनापति है। अब गाडेहो को भी हटा दिया गया है, और यहां पर सेनापति आ गया है कौन? ये आ गया है काउंट लाली। काउंट लाली। और इसी युद्ध में अंग्रेज जो है वो सफल रहेंगे, यानी कि अंग्रेज यहाँ पर वो सफल होते हैं, यानी अंग्रेज यहाँ पर जीतेंगे। और अंग्रेज जो यहाँ पे जीतते हैं तो वही फिर भारत में सत्ता की स्थापना का प्रयास यहीं से शुरू हो जाएगा। तो तीसरा चरण, पहले 2 कॉलम बना लीजिए, एक वास्तविक कारण और एक तात्कालिक कारण। वास्तविक कारण, तात्कालिक कारण। वास्तविक कारण में लिखिए सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध। तात्कालिक कारण, अंग्रेजों का चंद्रनगर की बस्ती पर अधिकार। अंग्रेजों का चंद्रनगर की बस्ती पर अधिकार।
एक युद्ध हेडिंग डालिए, बंडीवास का युद्ध, बंडीवास ब्रैकेट में पांडिचेरी 1760 1760 1760। इसको आप इसी तरह से पहले ग्राफ रूप में बना लीजिए, फिर हम परिणाम लिखा देंगे। अंग्रेज सेनापति आयरफूट है, फ्रांसीसी सेनापति जो है काउंट लाली। काउंट लाली परिणाम, परिणाम नंबर 1, अंग्रेजों की विजय हुई। नंबर 1, अंग्रेजों की विजय हुई। दूसरा, पेरिस की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हुआ। पेरिस की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हुआ। के माध्यम से युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त हुआ। तीसरा, पांडिचेरी को छोड़कर, पांडिचेरी को छोड़कर पांडिचेरी को छोड़कर पांडिचेरी को छोड़कर अन्य क्षेत्र फ्रांसीसियों को अंग्रेजों को देने पड़े। अगला, इसी में इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों को अंतिम रूप से स्थापित करने में अंतिम रूप से स्थापित करने में मदद किया। अंतिम रूप से स्थापित करने में मदद किया। अब वहीं पर नोट करके 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण है उसको लिख लीजिए ना, फैक्ट के रूप में, बहुत कॉन्सेप्चुअल इसमें डेवलपमेंट नहीं करना, फैक्चुअल के रूप में कर लीजिए। हाँ, पहला, भारत में डेनमार्क कंपनी का उद्भव विकास। इन पर हमको बहुत फोकस इसलिए नहीं करना है कि एक्चुअली वो क्या किए कि 1845 से पूरी कंपनी अपना बेच दी, किसको, ब्रिटिशर्स को बेच करके भारत से चले गए। चलिए लिखिए, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। 1616 ईस्वी में हुई और इनके द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार तमिलनाडु ट्रैंकोबार में स्थापित की गई। ट्रैंकोबार में स्थापित की गई। 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर इनका प्रमुख केंद्र था। श्रीरामपुर इनका प्रमुख केंद्र था। 1845 ईस्वी में डेनिश लोगों ने अपनी सभी वाणिज्यिक कंपनियां मुख्य रूप से ब्रिटिश को बेच दी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी। ठीक है, हम लोगों ने पहले दिन थोड़ा सा मैप के थ्रू इसको देखा भी था ना कि इनका जो मुख्य जो कंपनी है कहाँ कहाँ पे थी। तो मुख्य हम लोगों ने देखा था कि देखिए जैसे ये बात अभी हो रही थी हम लोगों की कहाँ पे कि इनकी मुख्य कंपनी कहाँ कहाँ है। तो मुख्य कंपनी पे ये बात हो रही थी कि मुख्य कंपनी इनकी इन्होंने जो स्थापना करी, अब बाद में पूरा इंग्लैंड को ब्रिटिशर्स को बेच दिया। ये देखिए यहाँ पर ट्रैंकोबार 1620, तो पहली फैक्ट्री इनकी ट्रैंकोबार में। फिर देखिए फिर हम लोगों ने बात किया श्रीरामपुर की, यानी ये बंगाल, यहाँ पर इनकी फैक्ट्री है। तो ये ट्रैंकोबार और श्रीरामपुर ये इनका जो है महत्वपूर्ण रूप से ये गढ़ था। कुछ क्षेत्रों में ये कालीकट में भी रहे, मसूलीपट्टनम में भी है, लेकिन ज्यादातर क्या है ये 1620 से शुरू होकर 1845 में इनका पूरा पैचअप हो जाता है। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिशर्स को सौंप करके ये पूरी तरह से ये वापस चले जाते हैं। तो डेनिश फैक्ट्री का इतिहास हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि डेनिश अंततः क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिए गए। तो ये ट्रैंकोबार ये तमिलनाडु के पास ये पहला सेंटर इनका यही है, और ये श्रीरामपुर ये इनका एक मेजर सेंटर है। फिर कालीकट में भी रहे हैं, मसूलीपट्टनम में भी है, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो सेंटर है वो ट्रैंकोबार और श्रीरामपुर में है। और यहाँ से फिर वो बेच करके यहाँ से चले गए। तो ये पूरी परंपरा जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। एक ब्रीफ इतिहास इनका आपके दिमाग में रहना चाहिए, बाकी कुछ बहुत ज्यादा इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में आप क्या करिए कि ये पूरी जो कंपनी का नाम है, तो कंपनी का नाम कभी कभी आता रहता है, तो कभी कभी कंपनी में नाम में आप देर करते हैं या कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसको एक जगह पे आप इकट्ठा कर दीजिए। पुर्तगाली कंपनी को किस नाम से जाना गया? एस्तादो दो इंडिया। ये वेरिंगदे ओस्ट इंडिया से, ये कौन है? डच।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है, इधर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है, यहाँ दोनों चीज महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलिस, ये कौन है? फ्रेंच। तो इनको बस कंपनी का नाम और देश का नाम ये थोड़ा बस जल्दी से उतार दीजिएगा, रहेगा तो याद करने में आसानी होगी। Estado de India पुर्तगीज, वेरिंग दे ओस्ट इंडस से डच, और इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेन, और इधर कंपनी देश ओरिएंटलिस 1664। किसका है सर? किसका, कौन सा? सर ये कंपनी देश इंडस ओरिएंटलिस, ये फ्रेंच कंपनी, फ्रांसीसी। अच्छा। और कभी कभी दे के मिलाने को पूछ लेता है, तो एस्टाडो द इंडिया तो समझ में आ ही गया था कि स्टेट ऑफ इंडिया, और वेरिंग दे ये ओस्ट इंडिया से आपका डच का है, ब्रिटिश डे ठीक है, कंपनी देश ओरिएंटलिस फ्रेंच का है। तो एक जगह रहेगा तो इसको थोड़ा वर्कआउट करके रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए अगला नोट लिखिए। देखिए, पुर्तगालियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया कि अभी तक तो क्या होता था कि व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग ज्यादा किया जाता था। पुर्तगालियों के साथ पहला आने के साथ परिवर्तन ये हुआ कि अब जो हुआ वो वस्तु विनिमय का स्थान सोना चांदी और बहुमूल्य रत्नों ने ले लिया। तो अगला नोट लिखिए कि पुर्तगालियों के आने के साथ व्यापार में एक परिवर्तन यह हुआ कि पुर्तगालियों के आने के साथ एक परिवर्तन यह हुआ कि आने के साथ एक परिवर्तन यह हुआ कि व्यापार में वस्तु विनिमय का स्थान धातुओं ने ले लिया। पुर्तगालियों द्वारा डैश नंबर 1, काली मिर्च। कहां से? ये कोंकण तट और मालाबार तट। काली मिर्च का निर्यात कहां से? कोंकण तट और मालाबार तट। दूसरा, अदरक, हल्दी, नील।
अदरक, हल्दी, नील, ये भी मालाबार तट, ये पुर्तगालियों का निर्यात है। वस्त्र, उत्तर पश्चिम भारत, वस्त्र उत्तर पश्चिम भारत। मतलब कहने को तो पुर्तगाली कहां कहां से क्या चीज भेजते थे, यहां पर ये सूची है। अब अगला बिंदु डालिए, डच व्यापार तथा निर्यात की वस्तुएं। निर्यात की वस्तुएं, पहला सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, यह डचों का मुख्य निर्यात था, डचों का मुख्य निर्यात था। चिंसुरा में धागा उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी थी, सबसे बड़ा केंद्र था चिंसुरा। धागा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल माने तमिलनाडु वाला क्षेत्र, कोरोमंडल तट सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था, सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। दूसरा व्यापार, मसाला व्यापार। मसाला व्यापार में मालाबार तट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मसाला व्यापार में मालाबार तट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तीसरा वस्तु है नील, नील। वे नील का निर्यात मसूलीपट्टनम से करते थे। सोरा और अफीम, सोरा माने पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा और अफीम का निर्यात बंगाल से किया जाता था, बंगाल से किया जाता था। बंगाल से किया जाता था। बंगाल से किया जाता था। बंगाल से किया जाता था।
ठीक है। अब इतना जो हो गया ये आपका सारा भारत में पहला चैप्टर, पहला यूनिट जो है यूरोपीय वाणिज्य का आगमन, और इसको आप एकदम मेहनत करके तैयार करिए। काफी चीजें उसमें आपको समेटी गई हैं और कोशिश होगी परीक्षा तक आ जाएगी, और उसका थोड़ा सा प्रमाण भी देखते चलिए। हाँ। ठीक है। विवेक देखिए, लगभग इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तक लगभग आपका पीजीटी में आ रहा है। पीजीटी परीक्षा में और लगभग हर साल एक क्वेश्चन की बारंबारता लगभग है, कभी कभी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग हाँ 10 क्वेश्चन लगभग हम पीजीटी का निकाले थे आपको, सिर्फ पीजीटी में। तो पीजीटी का क्वेश्चन का स्तर क्या है, और 10 क्वेश्चन आप लोग को हम स्लाइड दिखा देते हैं और आप खुद ही करते जाइए और देख लीजिए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है ना। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे गांवों में कहावत कही जाती है कि जैसा देवता वैसा पूजा। और गांव के लोग कहते भी हैं कि जैसा क्या है कि हर चीज की दवाई होती है लेकिन स्वभाव की दवाई नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि हर परीक्षा का अपना एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव को पकड़ना है। आईएएस की परीक्षा का स्वभाव अलग है, इतिहास वही रहेगा। पीसीएस की परीक्षा का स्वभाव अलग होगा, आपके टीजीटी पीजी, तो स्वभाव पकड़िए। इसीलिए सफलता अगर लेना है तो हाँ, कौन सी परीक्षा देना, उसका स्वभाव क्या है, उस स्वभाव को आप प्रश्न के आधार पर देखिए कि लेवल लगभग उसी तरह का लेवल होता है। हम प्रश्न करते जाते हैं और आप लोग खुद ही देखिए आंसर आप लोग आसानी से निकाल लेते हैं कि नहीं। जैसे देखिए प्रश्न पूछा है इसमें आपका, प्रश्न पहला ये है कि 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी, मतलब बात यूरोपीय कंपनियों की कर रहा है, बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सबसे प्रमुख वस्तु कौन सी थी। मतलब बंगाल से जो निर्यात होगा, उसने ये नहीं पूछा कि डच है कि पुर्तगाली है कि अंग्रेज है, बस उसने वस्तु पूछा है कि बंगाल से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी थी। फिर दिया है वो इस्पात, फिर दिया है घोड़ा, फिर दिया है नमक और फिर दिया है सोरा। ठीक है, कि 18वीं शताब्दी, उसने एक पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है कि पुर्तगाली की डच की इंग्लिश, कि यहां पर बंगाल से कौन सी वस्तु का निर्यात होता था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सोरा हो जाएगा। सोरा हो जाएगा ना। देखिए ठीक ना। फिर देखिए पूछा है कि ये एक लाइन यहाँ पे छूटा है, ये पूछा है कि टॉमस रो, पूछा है कि टॉमस रो सम्राट जहांगीर के दरबार में कितने वर्षों तक रहा। ठीक है, तो पहले आप अपना नोट्स निकालिए, जहां टॉमस रो लिखा हुआ है, देखिए वहां ईयर लिखा होगा, क्या ईयर लिखा हुआ है, नोट्स पहले निकाल के देखिए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। सब लोग करिए, देखिए टॉमस रो, टॉमस रो के ब्रैकेट में वो ईयर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ईयर गलत लिखा है सर, इसमें 165 18 लिखा है। हाँ, तो वो 1615 से 18 है, 165 नहीं है, वो 1615 से 18 है। हाँ, उसको 3 वर्ष, हाँ 3 वर्ष है। देखिए 1615 से 18 ना। तो अब ये पूछा है कि कितने वर्षों तक रहा, तो यानी 3 वर्षों तक रहा। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि टीजीटी पीजीटी वाली परीक्षा में छोटी छोटी चीजें भी उठाकर आपसे वो पूछते रहते हैं कि कितने साल रहा। तो अब इसका मतलब लगे हाथों आप टॉमस रो को भी उठा के देख लीजिए, अरे हॉकिंस को भी उठा के देख लीजिए, हॉकिंस कितने से कितने लिखा हुआ है, और लिखा हुआ कि नहीं नोट्स में लिखा हुआ है। हॉकिंस के ब्रैकेट में डेट लिखा, ईयर लिखा हुआ कि नहीं, की कब से कब तक। सर नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है, वाले में नहीं लिखा है, नहीं हॉकिंस वाले में नहीं लिखा है,
लिख लीजिए नहीं सर 1608 से 11। 1608 से 11 सर ये भी तो ये तीन भी वर्ष 3 हो था, गए। दोनों का 3 हो गया। हाँ तो कभी इसका पूछा तो कभी उसका पूछ लेगा ना। नहीं सर या कभी इसको ये प्रश्न सर कभी ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि कौन ज्यादा समय हाँ पूछ सकता है, लेकिन ये प्रश्न का थोड़ा सा बहुत लेबल नहीं बनेगा, ज्यादा समय रहने का मतलब थोड़ा अलग तरह से हो जाएगा। लेकिन प्रश्न तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये बहुत बहुत बेहतर नहीं होगा कि हाँ कौन अधिक समय तक रहा। चलिए फिर देखिए ये पूछा है, इस प्रश्न को आप ध्यान से आप लोग देखिए। पूछा है कि 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में किस व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई। आप लोग कुछ बोलिएगा नहीं, हम पूछते हैं किसी पर्टिकुलर से। पहले सब लोग प्रश्न को देखिए ध्यान से। प्रश्न बहुत छोटा सा है, लेकिन देखिए एक आध दो से गलत हो सकता है कि 1602 ईस्वी में किस व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई। प्रधान जी इसका आंसर बताइए। सर प्रधान मैं जी है ना, रुक जाइए, कोई बोलिए नहीं, हम पूछ रहे हैं, जिससे बोल लीजिए। प्रधान जी आप हैं कि नहीं अभी? ब्रिटिश ब्रिटिश कहाँ है? कंपनी। थोड़ा वीडियो ऑन करिए अपना, तब आपका दर्शन तो हो जाए कम से कम सब लोगों को। अच्छा सब लोग ये लोग मान रहे हैं ना आप लोग कि प्रश्न बहुत आसान है? क्यों? प्रश्न की प्रकृति आसान है ना? जी सर। हाँ सर आसान है लेकिन सर तो होता क्या है ना कि आसान पे आदमी फुल टॉस में आउट भी बहुत झगड़ा होता है। प्रधान जी ने कहा कि ब्रिटिश कंपनी की स्थापना ये हुई 1602 में हुई। राकेश इसका उत्तर क्या होगा? डच कंपनी होना चाहिए सर। ये पहले बताइए प्रधान जी कि ब्रिटिश कंपनी की स्थापना तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ना। ये 1602 पूछा है, तो 1602 पूछा था, इसका मतलब 1602 में किसकी स्थापना हुई? सर 1602 में कहीं कहीं 1602 में भी दिया है सर। अरे कहीं कहीं देने से कैसे हो जाएगा? कहाँ पर दिया है कि 1602 दिया है ब्रिटिश कंपनी? सर 1604 तक दिया है कि 1604 तक, 1600 ले लेके 1604 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्या मतलब वो भारत सरकार है क्या कि वो सरकार बनाएगी 3-4 साल में? अरे कंपनी की स्थापना 4 साल में कैसे होगी? अगर मान लीजिए ये बोलिए कि हाँ 1599 में एडवेंचरस कंपनी बनी तो बात समझ में आती है, लेकिन उसकी स्थापना 4 साल में कैसे होगी? 1600 में स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1602 में स्थापना हुई किसकी? नीदरलैंड ना। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे की बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो 1498 में स्थापना किसकी हुई? पोर्तुगीज कंपनी की। पोर्तुगीज एस्टाडो द इंडिया। चलिए 1600 में किसकी स्थापना हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में किसकी स्थापना हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1620 में किसकी स्थापना हुई? डेनिश। सॉरी 1616 में किसकी स्थापना हुई? डेनिश की। भारत में 1620 में, लेकिन कंपनी की स्थापना 1616 में। और 1664 फ्रांसीसी। तो अगर वो ये एक बार यहाँ से पूछे हैं कि 1602 में क्या होगा, तो इसका मतलब हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम सबको दिमाग में रखें कि पुर्तगीज कब आए या उनकी कंपनी की स्थापना कब हुई। वो 1498। हाँ थोड़ा सा और मैं इसको समझा रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करिए। सही मायने बताएं आपको तो 1498 में जब वास्को डिगामा आया है तो एस्टाडो इंडिया का गठन हुआ ही नहीं था। रियलिटी क्या है कि पहले वो आया है और बाद में 1500 में इसकी पृष्ठभूमि बन के तैयार हुई। नॉर्मली जैसे कहीं कहीं आप बुक में भी लिखा है तो ठीक है एस्टाडो द इंडिया, लेकिन वास्तविकता ये है जब वो आया है तब एस्टाडो द इंडिया का गठन नहीं हो बल्कि उसके बाद हुआ है। जाने के बाद हुआ है, क्योंकि जब वो गया और लगा कि हाँ इस व्यापार से बहुत लाभ होने वाला, तब वो गठन हुआ। तो इसका मतलब हम पूरा सीक्वेंस से दिमाग में रखें
1498 या 1500, 1600, 1602, 1616, 1664। यहाँ पर ये प्रश्न हमको ये बताता है कि हम सारे प्रश्नों को, क्योंकि सबका अंक समान होता है, तो सारे प्रश्नों को संजीदगी से लें, क्योंकि प्रश्न छोटा है लेकिन गलती होने की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था। तो ये आसान है, बात ही कर रहा है किसकी, वास्को डी गामा की। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1498। अब चूंकि पहला है तो इसकी डेट भी महत्वपूर्ण होगी। कौन सा में होगा 20 मई 1498 ना, जैसे ईयर पूछा है तो ईयर पूछा है तो डेट भी पूछेगा, और डेट जब आप टीजीटी का परीक्षा उठा के देखेंगे तो टीजीटी की परीक्षा में डेट उसने पूछ रखा है ना। और अगर डेट पूछ रखा है तो इसका मतलब ये भी है कि हमको ये भी ध्यान रखना है कि 10 महीना, फिर वो चलेगा जुलाई में आएगा यहाँ पर, ठीक है। 1498 पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना, ये आपका पीजीटी का 2004 का क्वेश्चन था। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन को जो है उन्होंने कई बार रिपीट किया है, 2-3 बार इन लोगों ने रिपीट किया है, ठीक है। ये 2000 में आया है, 2010 में आया है, और ये प्रश्न ऐसे आया है, एक आध बार बस भाषा उसने चेंज किया है कि मुंबई दहेज में मिला था। तो याद आ रहा है किसको मिला था, चार्ल्स द्वितीय, और विवाह किससे हुआ था इसका, कैथरीन ब्रोगेंजा। ये दहेज में कब मिला था, 1661 में। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला, 68 में। 68 में 10 लाख पाउंड वार्षिक। हाँ, वार्षिक के आधार पर। अब देखिए दहेज का मुद्दा है तो लड़के बहुत सक्रिय हो गए हैं, जब उनकी सक्रियता बढ़ गई है। तो ये ध्यान रख। अब देखिए इसमें ट्विस्ट क्या करेगा, अगर पूछेगा कि ब्रिटिश सरकार को मिला तब क्या होगा 61, और ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा तब 1668। दोनों ध्यान रखना है। तो यानी वहां पर भाषा पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, भाषा पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगी। फिर देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि कर्नाटक युद्ध जो है वो किन दो शक्तियों के बीच हुआ, किन दो शक्तियों के बीच हुआ। तो किन दो शक्तियों के बीच हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन है इस तरह से कि कोलकाता की स्थापना से पहले बंगाल में अंग्रेजों की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, कासिम बाजार थी, हुगली थी, चट्टगांव थी, और मुर्शिदाबाद थी ना। तो ये हम लोगों ने ये लिखा है कि हुगली में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई ना, लेकिन वहां पर ये नहीं लिखा होगा कि कलकत्ता से पहले की सबसे बड़ी फैक्ट्री यही है ना। तो वहां पर पहले आप एक लाइन वहां बढ़ा दीजिए नोट्स में, जहां लिखा होगा कि 1651 में हुगली में पहली फैक्ट्री, नोट्स लीजिए, नोट्स हमेशा इसीलिए उसको बढ़ाने का प्रयास करना है। लिखिए यहाँ हुगली लिखा है ब्रैकेट में कि कलकत्ता से पहले सबसे बड़ी बस्ती यही थी, हुगली। ठीक है, फिर देखिए इसी क्वेश्चन को 3-4 बार उसने पूछा कि टॉमस रो राजदूत के रूप में किस राजा के न्यायालय में आया। ये 9 में भी पूछा है, 11 में भी पूछा है, और 13 में भी पूछा है। एक साल पूछा है कि कितना साल रहा। इसका मतलब क्या है कि टॉमस रो वालों से टीजीटी पीजीटी वालों को विशेष प्रेम है। इसका मतलब इसमें भविष्य में एक क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है
कि टॉमस रो को अनुमति क्यों मिली। हाँ, श्री तो वहां स्वाली पर का आपको हाँ वो युद्ध स्वाली का 1600 युद्ध है के वो याद रखिए, क्योंकि देखिए टॉमस रो के पीछे पड़े हैं। ईयर पूछा, किसके दरबार में आया, 9 में आया, 11 में आया, 13 में आया, ऊपर आपको क्वेश्चन से दिखाया था, वर्ष पूछा था। तो वहां से इसका मतलब इनका फोकस है तो टॉमस रो को अगला क्वेश्चन के रूप में कि हाँ ये चीज हो सकता है। अगला देखिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, ये सूरत ना। अब देखिए अगर हम यहाँ लिख दें कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सूरत। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, कोचीन में कोचीन में। 1503। चलिए डचों ने मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम में बनाई ना। डेनिस ने डेनिस की ट्रैंकोबार। बाकी इन दोनों का हो ही गया। इन दोनों का ये हाँ। फ्रैंकोबार है, ट्रैंकोबार है। ट्रैंकोबार तमिलनाडु 1620। ये 9 में भी आया है और 13 में भी आया है। फिर देखिए एक क्वेश्चन ये आया आपका पीजीटी प्रवक्ता में 2011 में कि किस फ्रांसीसी ने 1673-74 में पांडिचेरी की स्थापना की। फ्रैंको मार्टिन। देखिए इन सबों टीजीटी पीजीटी वालों को क्वेश्चंस लगभग बनाने नहीं आता है। अब प्रमाण देखिए यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन दिया है कितना लंबा लंबा ऑप्शन दिया है। ये कोलबर्ट वहां का मंत्री है तो वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो संस्थापक है और जो भी चीजें। ड्यूमा, काम खत्म, उपरोक्त में से कोई काम खत्म। मतलब जैसे एक होता है ना कि आईएएस में बनाते हैं ऑप्शंस भी एकदम पास का बनाते हैं। जैसे इसमें लिखते फ्रांसिस डे, फ्रांसिस फ्रैंको केरो, फ्रैंको मार्टिन, थोड़ा घुमा घुमा के करते तो थोड़ा दिक्कत भी होती, लेकिन एकदम फ्लैट उन्होंने दिया है और दोनों के आंसरों के बीच में काफी गैप है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंको मार्टिन। ये आपका पीजीटी प्रवक्ता 2011 में जो है वो क्वेश्चन आया है ना। तो ये 10-11 क्वेश्चंस देके क्या आ रहा है, टीजीटी पीजीटी में छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कठिन आएगा, एकदम औसत असर की चीजें जो आती हैं। मैं फिर आपको पीसीएस आईएएस वाला क्वेश्चंस में कलेक्ट कर रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ था वो, फिर मैं आईएएस पीसीएस के क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। तो आप देखिएगा ना कि टीजीटी पीजीटी का जो क्वेश्चंस का लेवल है उससे ज्यादा बेहतर लेवल आपके आईएएस पीसीएस के जीएस के हिस्ट्री का लेवल। वहां का जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इनसे भी बेहतर मिलेंगे। फिलहाल मैंने पहले ही अभी कहा था कि जैसा देवता होता है वैसा पूजा किया जाता है। तो हर व्यक्ति को जिसको जो परीक्षा देना उसके अनुसार से आप काम करिए। लेकिन ये कि इसका मतलब ये कि छोटी छोटी चीजें टीजीटी पीजीटी में ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो उन छोटी छोटी चीजों को आप मतलब कहने का तो बहुत बारीकी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, बारीकी से थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ना है, मतलब छोटी छोटी चीजों को इन्वॉल्व करके रखना है। अब ये जो आपका नोट्स बन गया वो एक लगभग काम भर की चीजें इसमें हो गई। और पढ़ा इसी तरह से जाता है, जैसे कहीं से कुछ नया क्वेश्चन मिले तो अपना नोट्स में अपना जोड़ दीजिए ताकि दोहराने में सही रहेगा। जो पहला दूसरा तीसरा चरण मैंने बताया उसमें आप किताब में बहुत मत जाइएगा, इसलिए कि उसमें बहुत कथा कहानी है और उसका अर्थ कुछ नहीं है ना, मतलब उसमें बहुत घास पांच है। लेकिन ये कि वो लगता है ना कि पढ़ के कि अरे हमसे तो इतिहास तैयारी नहीं होगा, इसलिए कि उतना घास पांच है। कुछ नहीं करना है, लड़ाई हुई, कारण हुआ, संधियां, लड़ाई कारण संधियां, बस प्रश्न उठा के देखिए, चाहे सिविल सेवा में देखेंगे चाहे यहाँ देखेंगे। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना कि वो खुद ही सही नहीं है तो पढ़ के हमको भी लगता है कि हमारा तो तैयारी नहीं हो पाएगा। वो आता कहाँ है ये भी देख लीजिए। भाई राजपूत युग में इतनी लड़ाइयां हुई, अगर राजपूत युग पढ़ने लगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा दिक्कत होता है।
लेकिन प्रश्न ज्यादातर कल्चर से रिलेट करके आता है। जो कल्चरल एस्पेक्ट होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं पता चला कि गोविंद चंद की अगर लड़ाइयां आप पढ़ने लगी तो 3-4 दिन में गोविंद चंद की लड़ाइयां पढ़ेंगे ना, तब महिपाल उसकी लड़ाई पढ़ना शुरू करेंगे तो कितना आपको मिहिर भोज का समय लग जाएगा। लेकिन कल्चर, मिहिर भोज की उपाधियां कौन सी थी, सिक्के कौन से थे, तो उसी तरह से यहाँ पर बहुत ज्यादा फंसना नहीं है, बस मूल कॉन्सेप्ट, कारण, संधियां, वो आपको याद होना चाहिए। तो सिविल सेवा के जो क्वेश्चंस होंगे अलग से हम आप लोगों को करा देंगे, और इसको एकदम आप ये है कि अब आपकी बहादुरी के पूरा इसको रटिए। मैं पहले ही बोला हूं कि ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि क्वेश्चंस इसी में से आपको आ जाएगा। वैसे कोई चीज छोड़ा नहीं गया, एकदम नोट्स की तरह आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब जो दूसरा सेक्शन होगा ना आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 जो होना चाहिए वो राज्यों का इतिहास। लेकिन राज्यों के इतिहास में पहले गवर्नर जनरल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो कल हम लोग पहले गवर्नर जनरल का इतिहास पढ़ के तब राज्यों के इतिहास पे आएंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। विवेक आपके पास अभी एक ही फाइल गई थी ना? जी सर, एक ही फाइल। ठीक है, हाँ, तो आज हम भेज देंगे गवर्नर जनरल का, उसको आप निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो सर गवर्नर पार्ट जनरल 2 को वाली जो फाइल नहीं है। हाँ नहीं, पार्ट 2 अभी पार्ट 3 के बाद पार्ट 2 पढ़ाएंगे, क्योंकि पार्ट 3 में से कुछ चीजें पार्ट 2 में इन्वॉल्व होंगी, तो वो आप पढ़े रहेंगे तो वो चीज आपको आसान होगा। जैसे हम बोलेंगे कि प्रथम मराठा युद्ध ना वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ, तो अब जैसे जिन लोगों को नहीं पता है तो वो फिर दिक्कत होती है, तो पहले वहां से हम गवर्नर जनरल को कंप्लीट करेंगे, तब फिर हम दूसरे यूनिट पे लौट के आएंगे, ठीक है जी सर। अमरीश। तो जी हम उसको सर। भेज देंगे और करिए, और बस ये चैलेंज लीजिए कि हाँ जितना चीज नोट्स में कम से कम वो तो हमसे गलती ना हो, और उतना ही चैलेंज ले लेंगे तो वो बहुत हो जाएगा, ठीक है। पहले उसमें कंप्लीट करके रखिए, और सिविल सेवा के क्वेश्चन हम कलेक्ट कर रहे थे उसको अपना अलग से हम आपको करा देंगे। टीजीटी पीजीटी में विवेक अब प्रश्न का नेचर आप समझिए कि प्रश्न जैसे छोटे छोटे प्रश्न जो है आपसे बनेंगे, मतलब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और जितना चीजें बताई गई बस उसको अपना कर लीजिए, फिर एक सीट अलग से हम बना के दे देंगे, उसको अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है सर। हाँ बोलिए, सर भी ये लोग ये क्लास क्या कर रहे हैं? हम लोग वनडे वाले हैं तो क्लास कर सकते हैं? नहीं, इस क्लास को करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप ऊब भी जाएंगे, ठीक है। वो पूछ नहीं वो आपको फिर ज्यादा हो जाएगा, और आप वही लोग पूछ रहे थे। हाँ नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, आप ही को दिक्कत होगी। चलिए हम शाम को क्लास लेंगे तो बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो ये पूरा आपका नेचर है, और फिर कल हम आपको भेज देंगे, बाकी लोगों के पास नोट्स होगा ही, और जिन लोगों के पास नहीं है तो हम अपना डिलीवर कर देंगे। इसको थोड़ा रिवीजन करके रखिए, फिर आगे कल हम लोग से मुलाकात होगी। ओके, प्रॉब्लम सर। थैंक यू सर।